फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक और वीक एसिडिक रेडिकल, उसके टेस्ट की। और वीक एसिडिक रेडिकल है सल्फाइट। सल्फाइट का टेस्ट कैसे करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। सल्फाइट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, SO3-2 होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा गिवन साल्ट है उसमें सल्फाइट आयन है या नहीं है? तो ये तो हमें पता है कि एक वीक एसिडिक रेडिकल है। तो अगर गिवन साल्ट में वीक एसिडिक रेडिकल सल्फाइड प्रेजेंट है तो इसको पहचानने के लिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए वीक एसिडिक ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट है, इस ग्रुप को पहचानने का एक ग्रुप रिएजेंट होता है। और वो ग्रुप रिएजेंट आपको पता है कौन है? डाइल्यूट H2SO4। तो डाइल्यूट H2SO4 इसमें ऐड किया जाएगा। डाइल्यूट H2SO4 अपने H+ आइंस इसको देगा और SO3-2 वो जो H+ आइंस थे उन H+ आइंस को लेकर क्या बना देगा? ये बनाएगा H2SO3। H2SO3 वॉलेटाइल है तो यहां से H2SO3, अच्छा उससे पहले देखिए H2SO3 एक्चुअली अनस्टेबल है, अस्थायी है। ये अनस्टेबल है तो ये फिर डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होकर के SO2 और वाटर बनाएगा। SO2 गैस है, ये गैस यहां से बाहर आएगी। तो इस टेस्ट ट्यूब के माउथ पर जब आप गैस देखेंगे तो इस टेस्ट ट्यूब के माउथ पर आपको SO2 गैस मिलने वाली है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये निकलने वाली गैस SO2 है? तो इसके लिए आप देख लीजिए कि जो SO2 गैस है इसका कोई कलर नहीं है, ये कलरलेस गैस है। लेकिन इसकी एक स्पेशल स्मेल, इसके कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, एक विशेष स्मेल है। और वो कैसी है? पंजेंट सफोकेटिंग स्मेल, लाइक बर्निंग सल्फर। आपको लगेगा कि सल्फर जल रहा है, जलते हुए सल्फर जैसी गंध होगी और ये बड़ी तीक्ष्ण होगी। पंजेंट मींस तीक्ष्ण होगी और सफोकेटिंग यानी दम घोटू होगी, दम घुटने लगेगा इससे। तो सफोकेटिंग स्मेल यहां होगी। ये सब इस SO2 गैस के कारण है। अब यदि आप ये कंफर्म करना चाहते हो कि ये निकलने वाली गैस SO2 ही है, ये यहाँ पर जो गिवन साल्ट है वो सल्फाइट ही है, तो इसको कंफर्म हम कैसे करें? इसको कंफर्म करने के लिए कुछ हमारे पास कंफर्मेटिव टेस्ट होते हैं। किसके लिए? सल्फाइट के लिए कुछ कंफर्मेटिव टेस्ट हमारे पास है। इसके लिए जो कौन कौन से कंफर्मेटिव टेस्ट हो सकते हैं पहले तो वो देख लीजिए आप। इस कंफर्मेटिव टेस्ट की बात करोगे तो इसका पहला जो टेस्ट है कंफर्मेटिव वो है बेरियम क्लोराइड टेस्ट। दूसरा टेस्ट इसमें पोटेशियम परमैंगनीट टेस्ट और तीसरा है पोटेशियम डाइक्रोमेट टेस्ट। पहले मैं बात कर रहा हूं बेरियम क्लोराइड टेस्ट की। क्या करते हैं बेरियम क्लोराइड के लिए? क्या क्या रिक्वायर्ड है? आपको सॉल्यूशन चाहिए जिसमें सल्फाइड डिसॉल्व हो। इसके अलावा आपको बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, कुछ टेस्ट ट्यूब लेनी पड़ेगी और कुछ ड्रॉपर्स आपको लेने पड़ेंगे। प्रोसीजर क्या है वो देखिए आप उस साल्ट के सॉल्यूशन को उस टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए जिसमें सल्फाइट है और बेरियम क्लोराइड के कुछ अमाउंट को इसके अंदर ऐड कर दीजिए। बेरियम आइंस सल्फाइड से मिलेंगे तो यहां पर आपको क्या मिलने वाली है? जब ये बेरियम क्लोराइड का बेरियम आइन यहां जो सल्फाइड था उस सल्फाइड के साथ मिलेगा तो बेरियम और सल्फाइड मिलकर के BaSO3 बेरियम सल्फाइड बना देंगे। और BaSO3 वाटर इनसॉल्युबल होता है तो व्हाइट PPT यहां मिल जाएगा। रिएक्शन को मैं यहां लिख देता हूं। एक्चुअली क्या होना होता है? एक्चुअली यहां पर जो बेरियम क्लोराइड था उस बेरियम क्लोराइड के बेरियम आइंस और जो सल्फाइड आपने लिया था वो सोडियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है। ये सल्फाइड आइन इस बेरियम आइन के साथ मिलेगा और बेरियम और सल्फाइड मिलकर के BaSO3 इसका व्हाइट PPT बना देंगे। कैसा PPT बनेगा? ये व्हाइट PPT। अगर आपके गिवन साल्ट के सॉल्यूशन में बेरियम क्लोराइड ऐड करने से व्हाइट PPT आता है तो ये व्हाइट PPT बेरियम सल्फाइड का हो सकता है। ये जो PPT है ये कैसा है? ये व्हाइट PPT है। बट एक बात और ध्यान रखिए, सॉल्यूशन में सल्फाइड नहीं, इसी सॉल्यूशन में अगर सल्फेट भी होंगे, अगर इसी सॉल्यूशन में सल्फेट हुए तो सल्फेट के सॉल्यूशन में भी अगर आप बेरियम क्लोराइड को ऐड करेंगे, BaCl2 को ऐड करेंगे तो ये दोनों रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट बनाने वाले हैं, BaSO4 बनने वाला है। और ये जो BaSO4 होता है ये भी व्हाइट होता है।
तो आपके पास जो सॉल्यूशन है, साल्ट का सॉल्यूशन, उसमें BaCl2 ऐड करने से व्हाइट पीपीटी आता है। तो व्हाइट पीपीटी या तो सल्फाइड का है या फिर सल्फेट का है, यानी वहां पर सल्फाइड रेडिकल भी हो सकता है और वहां पर सल्फेट रेडिकल भी हो सकता है। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है, इसको और आगे कंफर्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, सल्फाइड का अगर व्हाइट पीपीटी है तो इसको आप HCl या HNO3 में डिजोल्व करेंगे। अगर इसे आप HCl में HNO3 में, सपोज मैं HCl में डिजोल्व करता हूं, यानी वो जो व्हाइट वाला था उसमें थोड़ा HCl डाल देता हूं, HCl डालते ही ये HCl इसे रिएक्ट करके क्या बना लेगा, वो जो व्हाइट पीपीटी था वो HCl से रिएक्ट करके BaCl2 बनाएगा जो कि वाटर सॉल्यूबल है, यानी ये जो व्हाइट था ये वापस से वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, प्लस H2SO3 बनेगा, और H2SO3 का मतलब H2O प्लस SO2 बनेगी, वाटर उसके अंदर वैसे ही डिजोल्व रहेगा, ये SO2 बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब आपका व्हाइट पीपीटी डिजोल्व होकर के क्लियर सॉल्यूशन दे देगा। तो अगर ये जो व्हाइट पीपीटी आ रहा था ये HCl में सॉल्युबल है, HNO3 में सॉल्युबल है, HCl या HNO3 में सॉल्युबल है, तो फिर ये सल्फाइड है। और अगर इसको हम इसमें ये जो व्हाइट पीपीटी आ रहा है उसमें HCl या फिर HNO3 ऐड करते हैं, HCl या HNO3 ऐड करें, यहां पर भी हमने HCl या HNO3 ऐड किया है, HCl या HNO3 ऐड करते ही वो रीडिजोल्व हो जाएगा। व्हाइट पीपीटी तो सल्फाइड है, लेकिन अगर ये व्हाइट पीपीटी डिजोल्व नहीं हुआ, क्योंकि ये सल्फेट साल्ट के साथ ये एसिड रिएक्ट नहीं करते, सल्फाइड साल्ट के साथ ये रिएक्ट कर लेते हैं, ये इसके साथ जब चलेगा काम तो यहां पर हमें कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होने वाली है, क्योंकि ये H2SO4 का साल्ट है, और H2SO4 एक लो वोलेटाइल एसिड होता है। आप P ब्लॉक में डिस्कस करते हैं कि H2SO4 एक लो वोलेटाइल एसिड है। लो वोलेटाइल एसिड का जो साल्ट होता है उस वो हाई वोलेटाइल एसिड से कभी रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जो हाई वोलेटाइल एसिड का जो साल्ट होता है, जैसे सल्फाइड H2SO3 का साल्ट है, H2SO3 हाई वोलेटाइल एसिड होता है। हाई वोलेटाइल एसिड का जो साल्ट होता है वो लो वोलेटाइल एसिड से रिएक्ट कर जाता है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काम लेते हैं हम, क्या कि ये निम्न वाष्पशील सल्फाइड लवण था। निम्न वाष्पशील सॉरी सल्फाइड जो थे वो H2SO3 का साल्ट है, H2SO3 उच्च वाष्पशील अम्ल, सॉरी उच्च वाष्पशील अम्ल के लवण निम्न वाष्पशील अम्ल से क्रिया कर लेंगे, लेकिन ये निम्न वाष्पशील का लवण है, लो वोलेटाइल एसिड का साल्ट है, ये हाई वोलेटाइल यानी उच्च वाष्पशील अम्लों से कभी क्रिया नहीं करेंगे, तो ये डिसॉल्व नहीं होगा। तो जब डिसॉल्व नहीं हो रहा है, व्हाइट पीपीटी डज नॉट डिसॉल्व, और जब डिसॉल्व नहीं हो तो समझ लीजिए, क्या समझ लीजिए कि ये सल्फेट है, और अगर डिसॉल्व हो गया तो समझ लीजिए कि वो सल्फाइड है। तो ये आप यहां पर देख भी सकते हैं कि जो ये बेरियम सल्फाइड बना था, ये बेरियम सल्फाइड यहां पे आगे HCl में सॉल्युबल है या नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। यहां पर जैसे ही आप इसमें डाइल्यूट HCl डालोगे एक टेस्ट ट्यूब में लेकर के, तो ये जो व्हाइट पीपीटी वाला था इस HCl के सॉल्यूशन में डिसॉल्व होकर के क्लियर सॉल्यूशन दे देगा, और ऐसे क्लियर सॉल्यूशन मिल गया तो इसका मतलब ये सल्फाइड था, क्योंकि सल्फाइड HCl से रिएक्ट करेंगे, सल्फाइड जब HCl से रिएक्ट करेंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वापस यहां देख लेते हैं हम, सल्फाइड यहां पर HCl के साथ रिएक्ट कर रहे थे, तो ऐसी कंडीशन में वहां वो डिसॉल्व हो गया था। अब मैं पोटेशियम परमैंगनीट टेस्ट, दूसरा टेस्ट बता रहा हूं। दूसरे टेस्ट में हम क्या करेंगे, एक तो पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन लेंगे, एक आपके पास टेस्ट ट्यूब होंगी, ड्रॉपर्स होंगी, और साल्ट का सॉल्यूशन होगा। प्रोसीजर क्या है वो देखिए, आपको जो साल्ट का सॉल्यूशन आपके पास है, सल्फाइड साल्ट का जो सॉल्यूशन है, उस सल्फाइड साल्ट के सॉल्यूशन में पोटेशियम परमैंगनेट, थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट ऐड करना है जो पिंक कलर का है। पिंक कलर के पोटेशियम परमैंगनेट को ऐड करते हैं तो इसका कलर डिसअपीयर हो जाता है, पिंक कलर आपको नहीं मिलेगा। सल्फाइड जो साल्ट होते हैं वो पोटेशियम परमैंगनेट को डिसअपीयर कर देते हैं, और क्या रिएक्शन हो आप यहां से देख ही पा रहे हैं। एक्चुअली जो रिएक्शन है वो आपके सामने है, उनका आप देख लीजिए। पोटेशियम परमैंगनेट और H2SO4 जब रिएक्ट करते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो कुछ नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, नेसेंट ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। ये H2SO4 के रिएक्ट करके खुद तो Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है। Mn+2 क्या होते हैं, कलरलेस,
तो पोटेशियम परमैंगनेट कलरलेस Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगी वो सल्फाइड को किसी में बदल देगी, सल्फेट में। तो यहां सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हुआ है, पोटेशियम परमैंगनेट का रिडक्शन हुआ है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सल्फाइड या रिड्यूसिंग एजेंट है। सल्फाइड को सल्फेट में बदलेंगे और पोटेशियम परमैंगनेट जो होगा वो मैग्नीज सल्फेट में, मैग्नीज सल्फेट में बदलेगा जो कि कलरलेस है। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन को, पोटेशियम परमैंगनेट के जो कुछ ड्रॉप्स अगर आप सल्फाइड के सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट उस सॉल्यूशन में जैसे ही जाएगा, उसकी ड्रॉप जाएगी, उसका कलर डिसअपियर हो जाएगा। इससे कंफर्म कर लेना है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन सल्फाइड का है। इससे रिलेटेड भी एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है वो देखिए आप, अगर मेरे पास यहां पर पोटेशियम परमैंगनेट है, KMnO4 है, तो एक्चुअली इस KMnO4 में K प्लस का कोई रोल नहीं, मैग्नेट का होता है। और सल्फाइड भी मेरे पास है Na2SO3, तो ये SO3-2 होता है, Na+2 है, यहाँ क्लियर है, और यहाँ K प्लस होना। तो एक्चुअली इसका परमैंगनेट आइन और इसका सल्फाइड आइन सॉल्यूशन हमारा एसिडिक होना चाहिए। एसिडिक बनाने के लिए H2SO4 हमें यूज लेना होता है। तो यहाँ जो परमैंगनेट है, ये परमैंगनेट आइन इस सल्फाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि यहाँ सल्फर +4 में है, और अगर सल्फर +4 में है तो यहाँ इसके इलेक्ट्रॉन Mn के पास आ जाएंगे, Mn+7 में है, इलेक्ट्रॉन लेते ही +2 में आ जाएगा। तो परमैंगनेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? परमैंगनेट विल कन्वर्ट इनटू द Mn+2, और सल्फाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सल्फाइड विल कन्वर्ट इनटू द सल्फेट। ये वाली कंडीशन हो जाएगी। तो पहले ये जो परमैंगनेट था ये पिंक कलर की ड्रॉप्स थी, ये पिंक कलर की ड्रॉप सल्फाइड के पास गई तो परमैंगनेट नहीं रहा, Mn+2 हो गया, और Mn+2 होते ही ये कलरलेस हो गया। तो कलर क्यों डिसअपियर हो रहा है वो देखिए। अगर यहाँ सल्फाइड की जगह कार्बोनेट होता तो क्या रिएक्शन होती है वो भी आप समझ लीजिए। अगर सल्फाइड की जगह कार्बोनेट होता तो ये पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम परमैंगनेट के पास कार्बोनेट आ गया है, कार्बोनेट की आप रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे देख लीजिए आप, कार्बन +4 में है, ये +7 में है, तो यहाँ +4 से ज्यादा इसका इंक्रीज नहीं हो सकता, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, तो इसका रिडक्शन भी नहीं होगा, और रिडक्शन नहीं होगा तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होने से ये जो कलर है इसका वो डिसअपियर नहीं हो पाएगा। तो एक डिफरेंस हो गया कि कार्बोनेट और सल्फाइड को किससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। सल्फाइड परमैंगनेट के पिंक कलर को डिसअपियर कर देते हैं, लेकिन कार्बोनेट परमैंगनेट के पिंक कलर को डिसअपियर नहीं कर पाते हैं। ये एक बेसिक सा डिफरेंस हमारे पास यहां दिख रहा है। ओके, ऐसे ही हम आगे का एक टेस्ट और देख लेते हैं। इसी के लिए डाइक्रोमेट टेस्ट भी है, तो जो डाइक्रोमेट टेस्ट हम उसके बारे में बात करते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट टेस्ट क्या कह रहा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड है वो देख लीजिए आप। इसके लिए साल्ट का सॉल्यूशन आपको लेना होगा, डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए, कुछ टेस्ट ट्यूब्स आपके पास होनी चाहिए और ड्रॉपर्स आपके पास होनी चाहिए। प्रोसीजर क्या यूज लेंगे, आप साल्ट का सॉल्यूशन ले लीजिए और साल्ट का सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में लेकर इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट की कुछ ड्रॉप्स ऐड कीजिए। पोटेशियम डाइक्रोमेट आपको पता है ऑरेंज कलर का होता है, जैसे इसको ड्रॉप को इसको ऐड करेंगे ग्रीन कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा। डाइक्रोमेट ऑरेंज से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये ग्रीन में कन्वर्ट क्यों हो रहा है वो पूरी रिएक्शन आप यहां से समझ लीजिए क्या रिएक्शंस है। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो था, इस पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में थी, और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो ये किस कलर का होता है, ये आपने अभी देखा, ये ऑरेंज कलर का था। तो ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन आपके पास था। जब ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन इसमें जिसमें क्रोमियम +6 थी, ये रिड्यूस होता है, इसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, इसको जैसे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये क्रोमियम +6 से कहां पर आ जाएगा, क्रोमियम +3 में आ जाएगा, और क्रोमियम का एक सल्फेट बन जाएगा, और क्रोमियम की सल्फेट में क्रोमियम +3 में था, उसका कलर रहेगा ग्रीन। ये बहुत ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सल्फाइड जब रिएक्ट करते हैं तो पोटेशियम डाइक्रोमेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो सल्फाइड के साथ जब रिएक्शन होती है तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का ऑरेंज सॉल्यूशन ग्रीन सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑरेंज पोटेशियम डाइक्रोमेट के कारण था, डाइक्रोमेट आयंस ऑरेंज कलर के होते हैं, Cr+3 ग्रीन कलर का होता है, तो ग्रीन कलर का क्रोमियम सल्फेट हमें मिलने वाला है। अच्छा, इस रिएक्शन में पोटेशियम डाइक्रोमेट रिड्यूस होकर के नेसेंट ऑक्सीजन देगा, ये नेसेंट ऑक्सीजन सल्फाइड से मिलकर के उसे किस में कन्वर्ट कर देगी, सल्फेट में। तो फाइनली सल्फाइड तो बन रहा है सल्फेट, और डाइक्रोमेट बन रहा है Cr+3।
इस बात को हम क्या करते हैं, यहाँ को थोड़ा और समझ लेते हैं। ठीक है, पहले मैं इसको हटा देता हूं। अब समझिए हमारे पास क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन है K2Cr2O7 है। ये तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन है, इसका भी हम कलर चेंज कर लेते हैं। यहां पर क्रोमियम +6 में है। पोटेशियम डाइक्रोमेट जब सल्फाइड आइंस के पास जा रहा है, सल्फाइड आइन में सल्फर जो था वो +4 में था, तो यहां पर क्या होना है, मीडियम अगर हम एसिडिक ले लेते हैं, एसिडिक मीडियम ले लेते हैं तो सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो सकता है, सल्फाइड ऑक्सीडाइज होगा, क्रोमियम रिड्यूस होगा, क्रोमियम रिड्यूस होगा तो क्रोमियम Cr+3 में चला जाएगा, तो Cr+3 ग्रीन कलर का होगा, क्रोमियम का सल्फेट वहां बनने वाला है। और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हमें सल्फेट मिलेगा क्योंकि ये +6 में चला जाएगा, +4 से +6 में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप सल्फाइड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं डाइक्रोमेट से। डाइक्रोमेट के ऑरेंज कलर को ये ग्रीन में कन्वर्ट कर देता है। पोटेशियम परमैंगनेट से उसके जो कलर था पिंक कलर, उसको ये डिसअपियर कर देता है Mn+2 बना करके। Mn+2 का कोई कलर नहीं होता है। और बेरियम क्लोराइड से, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन सल्फाइड के सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो बेरियम सल्फाइड का व्हाइट पीपीटी बनता है, जो कि HCl या फिर HNO3 में डिसॉल्व हो जाता है। ये सल्फाइड के लिए टेस्ट थे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।